हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास नंबर 3 करने वाले हैं बच्चे, एवरेज चैप्टर की। और दो क्लास हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है और अभी एक क्लास इसमें और लगेगी। मुझे लग रहा था कि मैं 3 क्लास में इसको एंड कर दूंगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट भी थी और छूट जाती अगर हम 3 क्लास में इसको समेटने की कोशिश करते तो। एनीवे, चीज़ें होनी चाहिए, चाहे एक क्लास और एक्स्ट्रा लग जाए, कुछ होना नहीं चाहिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं शुरुआत अपनी क्लास नंबर 3 की। और एक होमवर्क था शायद, जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो क्या होगा। कल होमवर्क दिया था आप लोगों को, सवाल है 1 से 11 तक लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत। मैंने आपको 5 फॉर्मूले लिखवाए थे, उन 5 फॉर्मूले से अलग ये सवाल है। इसमें जो भी बच्चा n+1 2n+1/6 लगाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आप ये देखो कि उसने प्राकृतिक संख्या नहीं बोली, सम संख्या बोली है। तो सम संख्याओं का स्क्वायर, बच्चे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 9। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। और 10 का स्क्वायर अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो आप? 11 का स्क्वायर 121। देखो, ये तो 1 से 11 तक मैंने लिखे हैं, आपको ऐसे ही 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर लिखकर उन्हें याद करना है। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 21 तक के क्यूब। अब बच्चे, ये अगर 1 से लेकर 11 तक का स्क्वायर होता तो मुझे ये करने की जरूरत थी ही नहीं। मैं क्या करता? n+1 2n+1/6 करता। लेकिन उसने सम बोला है, तो जो विषम वाले हैं बच्चे उनको हम हटा देंगे। आप कहेंगे सर लिखने की जरूरत नहीं थी। अरे लिख दिया भैया, क्या गलत कर दिया अगर लिख दिया तो? ठीक है, इनको हटा देंगे तो बचे कौन कौन से? विषम। यानी कि केवल आपको इनके स्क्वायर का एवरेज निकालना है, केवल इनका। तो कितना आएगा भैया जरा बताना? 136 और 64 कितना होता है? 100। 100 और 100 200। 216 220 कितना आ गया? 220। ये तो योग आ गया, सम। एवरेज अगर बताना है तो क्या करेंगे? 220 डिवाइड बाई कितनी संख्या है? 1 2 3 4 और 5। 5 से डिवाइड कर देंगे, ये जाएगा 5 चौके 20 और 5 चौको 20। क्या जवाब होगा? 44। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट चल सकते हैं। चलिए आते हैं अब टाइप नंबर 7। और टाइप नंबर 7 एक आसान टाइप है। और क्या है उसमें जरा मैं आपको बताता हूं पहले। भाई, अगर मैं आपको कुछ संख्या दे दूं, सपोज मैंने कुछ नंबर दे दिया ABCD, 4 संख्याओं का ही सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं। और ये 4 संख्या कुछ भी हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकती हैं बच्चे। और मैंने कहा इनका जो एवरेज है ना, इनका जो औसत है, इनका औसत है सपोज A, कैपिटल A। इन सभी का एवरेज क्या है? इन सभी का एवरेज है A। बच्चे, अगर मैं क्या करता हूं, मैं अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दूं, हर संख्या में कुछ जोड़ दूं, तो याद रखना एवरेज भी उतने से ही प्लस हो जाएगा। सपोज मैं इसमें +x कर देता हूं, हर संख्या में अगर मैं +x कर रहा हूं तो याद रखना एवरेज भी +x हो जाएगा। या फिर अगर मैं इस बात को रिवर्स कहूं, अगर मैं इस बात को रिवर्स कहूं कि भैया मैंने एवरेज में कुछ संख्या जोड़ी, तो इसका मतलब है मैंने प्रत्येक संख्या को उतना ही जोड़ा होगा। अब मैंने कहा मैंने किसी संख्या को कुछ घटा दिया, मान लो मैंने -x कर दिया,
इस ओरिजिनल संख्या को, मैं ओरिजिनल संख्या की ही बात कर रहा हूं। मैंने ओरिजिनल संख्या को माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स कर दिया, याद रखना एवरेज भी माइनस एक्स हो जाएगा। ये तो मैंने प्लस और माइनस का एग्जांपल आपको दिया। बच्चा अगर आप प्रत्येक संख्या को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो एवरेज भी उतने से ही मल्टीप्लाई होगा जितने से प्रत्येक संख्या को किया है। प्रत्येक संख्या को डिवाइड करोगे तो एवरेज भी उतने से ही डिवाइड हो जाएगा। यानी कि कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, जोड़ भाग गुणा, कुछ भी आप करते हैं तो एवरेज के साथ भी वही मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा देखिए। सवाल क्या है, जैसे बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, एक बार देखेंगे, बिल्कुल बच्चों वाला। जल्दी से बताइए। हाँ, अलग अलग प्लस माइनस अगर है तो फिर वो जैसे मान लो ऐसा है कि प्रत्येक संख्या के साथ होना चाहिए। प्रत्येक संख्या के साथ मान लो आपने पहले कुछ संख्या जोड़ी, फिर हर संख्या में कुछ घटा दिया, तो एवरेज में भी पहले जुड़ेगा फिर घट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने आधी संख्याओं में जोड़ा आधी में घटाया, किसी में जोड़ा किसी में घटाया, तो फिर एवरेज क्या होगा? फिर एवरेज का कोई डायरेक्ट रूल नहीं होता है, फिर आपको मैनुअली निकालना पड़ता है ना। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट रूल बताया है, फिक्स पैटर्न है कि अगर प्रत्येक संख्या में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो, एवरेज में भी वही होता है। 12 संख्याओं का एवरेज कितना है? 30। अगर प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? भैया औसत में भी 3 की कमी हो जाएगी, यानी कि नया एवरेज क्या हो जाएगा? 30 माइनस 3, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, एवरेज हो जाएगा 27। ये सवाल देखिए, 9 संख्याओं का एवरेज 42 है, अगर प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? भाई प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर रहा है तो एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा। मैं खुद कह रहा हूं, ये बहुत आसान टाइप है, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही कह रहा हूं। तो अगर प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी तो एवरेज भी 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 47 हो जाएगा। अगर मैं आगे बढ़ूं, अगला सवाल कि 36 संख्याओं का एवरेज 432 है, अगर प्रत्येक संख्या को 9 से विभाजित कर दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? बच्चे बताएंगे। भाई प्रत्येक संख्या को 9 से डिवाइड कर रहा है, प्रत्येक संख्या को, तो औसत भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो मेरा औसत 432 है वो भी 9 से डिवाइड कर दो, क्योंकि उसने प्रत्येक संख्या को 9 से डिवाइड किया है। तो 48 आपका जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक दो दिन में शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपका वो आना शुरू हो जाएगा अब। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो स्लॉट बुकिंग वगैरह शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम हुआ था तो 20 दिन पहले शायद स्लॉट बुकिंग शुरू हुई थी। सीजीएल की भी 20 दिन पहले शायद स्लॉट बुकिंग। आपका भी अगर 23 से एग्जाम है तो ये मान के चलो फर्स्ट वीक, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका स्लॉट बुकिंग। तो जिसको जो स्लॉट चाहिए भैया पहले से डिसाइड कर लो, और सोच लो कि जब कभी सोच रहे हो कि जब स्लॉट बुकिंग ओपन होगी तब वेबसाइट खोल के तभी सोचूंगा कौन सा भरूं, पूरा प्लान कर लो दिमाग में पहले ही कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, पहले पे ये रखूंगा दूसरे पे ये रखूंगा, पूरी प्लानिंग यहाँ कर लो। ये नहीं मिला तो यहाँ रखूंगा और यहाँ जाऊंगा कैसे कैसे, कोई रिलेटिव है क्या मेरा वहां, तो ऐसी प्लानिंग करके स्लॉट बुकिंग की अपनी प्रिपरेशन कर लो पहले से ही। कह रहे एक्स संख्याओं का एवरेज 3x है, यदि प्रत्येक संख्या में x-1 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या में x-1 घटाया है तो नया औसत भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा x-1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3x माइनस एक्स 2x प्लस 1।
नया एवरेज क्या हो जाएगा, 2x+1। ओके, आगे चले। ठीक है। अच्छा, शुरू में एग्जाम रखें क्या सर, लास्ट में एग्जाम रखें, इस बात का मैं कैसे जवाब दूं यार आपको। अगर मैं होता आपकी जगह तो शुरू की शिफ्ट में मैं ट्राई करता। लोग लास्ट की शिफ्ट में करते हैं कि भैया पता चल जाएगा कैसा पेपर बन रहा है। मेरा कुछ अलग सोचना है। मेरा ये सोचना है कि अगर मैं, देखो मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, आपको ठीक लगे तो देख लेना। मैं सोचता कि अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो जो शुरू की शिफ्ट में होगा, एक तो टेंशन खत्म हो जाएगी जल्दी, क्योंकि एग्जाम जब शुरू हुआ, मान लो 23 तारीख से एग्जाम शुरू हुआ और लास्ट तक चला, मान लो 10 दिन चला, 12 दिन चला, तो भाई 10-12 दिन नींद नहीं आएगी एक तो, और आप भरोसा करो पढ़ाई भी नहीं होगी। आप एनालिसिस ही ढूंढते रह जाओगे यूट्यूब पर, ना तो ढंग से खा पाओगे, ना ढंग से सो पाओगे, और ना ढंग से पढ़ पाओगे। तो फिर ऐसे दुख दुख होती रहती है, पता नहीं आज कैसा पेपर आया, आज कैसा आया, पता नहीं मेरा कैसे आएगा, पता नहीं। और ये एक प्रोसेस है कि अगर पेपर लास्ट की शिफ्ट तक जाता है तो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। फिर ऐसा मत सोचना कि शुरू में जो आया वही फ्लो लास्ट तक रहेगा, नहीं, वो चीजें अब चेंज हुई हैं। तो शुरू में अगर हम रखते हैं, हालांकि वो चीज रैंडम चलती है, लेकिन शुरू में अगर हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी जीएस आ जाती है शुरू में। और अगर मान लो टफ पेपर भी आया, सपोज दैट अगर आया, तो शुरू वाली शिफ्ट को ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। फिर नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, तो ये डरना ही नहीं है कि शुरू में रखें लास्ट में रखें। अब होली आ गई, 23 फरवरी से पेपर है, अब होली आ गई तो शुरू में अपना पेपर दे के होली अच्छे से सेलिब्रेट करो ना। होली पे बैठे हो तुम सर पकड़ के, पेपर पता नहीं कैसा आएगा, ये और वो, होली निकल गई, साल में एक ही त्योहार आता है, शुरू में पेपर तो एंजॉय करो अच्छे से यार। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्रमागत संख्याओं की। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कोई बताएगा मुझे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। बच्चे क्रमागत संख्याएं होती हैं अ सीरीज ऑफ नंबर्स, आ सीरीज ऑफ नंबर्स, कुछ नंबर्स आपको दे देगा और जिनमें डिफरेंस बराबर चलता रहेगा पूरी सीरीज में। अब वो डिफरेंस एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंस बराबर चलेगा। हमने कल जो फॉर्मूले पढ़े थे, 5 फॉर्मूले, वो प्रथम से शुरू थे। आपने नोटिस किया होगा प्रथम से शुरू थे, है ना। कि लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं प्रथम नहीं, कहीं बीच में से भी ले लेगा, लेकिन उनका डिफरेंस बराबर रखेगा। क्या रखेगा, डिफरेंस बराबर। मान लो मैंने कोई संख्या ले ली A B C D और E, तो बच्चे इनका जो डिफरेंस होगा ना, इनका डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा। मान लो डिफरेंस मैंने x बोल दिया, तो यहां भी डिफरेंस x, यहां भी डिफरेंस x, और यहां भी डिफरेंस x। हर दो संख्याओं के बीच डिफरेंस बराबर रहेगा। स्लॉट बुकिंग क्या होता है बच्चे, गूगल वो कर लेना, यूट्यूब कर लेना, खाली समय में कर लेना, एसएससी स्लॉट बुकिंग क्या होता है, कोई ना कोई समझा दिया होगा। खाली यूट्यूब पर खाली लोग बहुत बैठे होते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल पढ़ाई पे फोकस कर लो। ओके, यूट्यूब कर लेना, स्लॉट बुकिंग क्या होता है, एसएससी समझो। अब मैंने कहा ये संख्याएं दी हुई हैं 4-5, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर चलेगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैं कह सकता हूं 14, 15, 16, 17, 18। मैंने कुछ नंबर्स लिए, मैंने प्राकृतिक संख्याओं को लगातार लिखा, तो 14, 15, 16, 17, 18। क्या इन सभी का डिफरेंस 1 1 1 1 1 चल रहा है? यस, हाँ जी सर बिल्कुल चल रहा है। क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 19, 21, 23, 25, 27, क्या ये प्राकृतिक संख्याएं हैं? सर ये
है लेकिन विषम है, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगी? बोलिए, क्या ये क्रमागत नहीं होंगी? क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी सर। मैंने कहा 40, 42, 44, 46, 48, 50, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे? बिल्कुल है सर, दो 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 का डिफरेंस है। ओके, जरा मुझे एक बात बताना, पहाड़े टेबल सीखे हैं सबने? टेबल पहाड़े पढ़े हैं ना सबने? 6 का पहाड़ा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। क्या ये जो 6 का पहाड़ा मैं पढ़ रहा हूं, मैं जरा 15 का पहाड़ा पढ़ूं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, 15 5 75, मैं किसी का भी टेबल पढ़ूं, मैं किसी का भी पहाड़ा पढ़ूं, तो क्या वो पहाड़ा, क्या वो टेबल कॉन्जिक्यूटिव होगा? क्या वो टेबल, वो पहाड़ा क्रमागत होगा? यस और नो? क्या उस टेबल में थ्रू आउट द सीरीज डिफरेंस बराबर चलेगा? भाई आप देखो, 6 का पहाड़ा पढ़ा, सबका डिफरेंस बराबर चल रहा है, 6 6 6 6 का। आप 15 का पहाड़ा पढ़ो, सब में डिफरेंस बराबर चल रहा है, 15 15 15 15 का। आप किसी का भी पहाड़ा पढ़ लो, डिफरेंस बराबर चलेगा थ्रू आउट द सीरीज। तो ये होती है कॉन्जिक्यूटिव। अभी मैंने आपको जस्ट ये बताया है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव। क्या है बच्चा? हमारा टॉपिक है क्रमागत संख्याओं का औसत। टॉपिक क्या है? एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, या हिंदी में लिखेंगे क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत संख्याओं का औसत। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याओं का औसत। देखो, ये तो आपने सीख लिया क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। अब इनका एवरेज भी एक स्पेशल तरीके से निकलता है। एक स्पेशल तरीके से निकलता है। कैसे भाई? दो तरह से निकलता है। एक तो कोई भी अगर क्रमागत सीरीज आपको दे रखी है, कोई भी क्रमागत सीरीज, तो उनका जो एवरेज होता है, बच्चे याद रखना, फर्स्ट टर्म प्रथम पद प्लस लास्ट टर्म अंतिम पद डिवाइड बाई 2। कोई भी सीरीज आपको दे रखी है, उस सीरीज का क्रमागत होनी चाहिए। उस सीरीज का जो एवरेज होता है वो पहला वाला संख्या, और सबसे बीच में क्या है हमें नहीं मतलब, पहली वाली लास्ट वाली को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, ये होता है उनका एवरेज। और सेकंड जो एक और इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई क्रमागत सीरीज आपको दी हुई है, उनका जो एवरेज होता है बच्चा, वो बीचों बीच वाली संख्या होता है। क्या होता है? बीचों बीच वाली संख्या। बीचों बीच वाली संख्या ही क्रमागत संख्याओं का एवरेज होता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर इनको समझाता हूं। सपोज मैंने बोला, कोई नंबर मैंने दे दिया आपको कि भैया 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। मैंने कुछ नंबर लिखे यहां पर। सबसे पहले आपको ये देखना है, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? क्या ये क्रमागत है? क्या सभी का डिफरेंस बराबर चल रहा है? हाँ जी सर, सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं हैं और सभी का डिफरेंस बराबर चल रहा है। अब अगर मैं इनके एवरेज की बात करता हूं, तो जरा मुझे बताना, सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, कि पहला संख्या और प्लस लास्ट की संख्या जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। तो यहां एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा? पहली संख्या 44, लास्ट की संख्या 50 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया? 94 डिवाइड बाई 2। आप कहेंगे सर 47। बच्चे, एक जादू वाली बात आपको बताता हूं, जरा नोटिस करना इस बात को। मैंने एवरेज के लिए बोला कि पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड बाई 2। एक चीज जरा देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि शुरुआत से दूसरी संख्या, सेकंड नंबर,
और पीछे से सेकंड नंबर। अगर आप इन दोनों को जोड़कर अगर आप इन दोनों को जोड़कर भी 2 से डिवाइड करते हो तो भी आपको बच्चे एवरेज वही मिलेगा जो पहली संख्या और लास्ट की संख्या से मिला है। अरे वाह सर, अभी रुको, ऐसा नहीं। अगर आप शुरू से थर्ड नंबर और पीछे से थर्ड नंबर को भी ऐसा ही करते हो, यानी कि 46 प्लस 48 डिवाइड बाई 2, तो आप कहेंगे 94 डिवाइड बाई 2 47। और सबसे मजे की बात, जो संख्या अब लास्ट में बची है 47, अरे भैया यही तो एवरेज है। यही तो वो संख्या है जो आप पहली और लास्ट की को जोड़कर 2 से डिवाइड कर रहे हो, जो आप सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर रहे हो, जो थर्ड और थर्ड लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर रहे हो। यही तो संख्या हर बार आपको देखने को मिल रही है, बीचों बीच वाली संख्या। और ये तो मैंने आपको बताया कि बीचों बीच वाली संख्या ही आपका एवरेज होती है। तो यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि बीचों बीच वाली संख्या 47 है, इधर भी 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या। जितनी संख्या सीधे हाथ पर उतनी ही संख्या उल्टे हाथ पर आपका होनी चाहिए, तो बीच वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। जरा मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। मैंने कहा कि 62, 64, 66, 68 और 70, जरा इनका एवरेज बताना अब मुझे। अब कैलकुलेशन मत करना, अब कैलकुलेशन मत करना। सवाल कहता है 62, 64, 66, 68, 70, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या का एवरेज बता दो मुझे। सॉरी, बीच वाली संख्या ढूंढ के। सर इधर भी 2 संख्या, इधर भी 2 संख्या, बीच वाली संख्या ये रही, यही एवरेज हो जाएगा। किसी को यकीन ना हो तो पहली और लास्ट की को जोड़कर 2 से डिवाइड करके देख लो, 66 ही मिलेगा। एक एग्जांपल और देता हूं आपको मैं। भाई मैंने आपसे बोला 92, 93, 94, 95, 96 और 97। मैंने ये नंबर लिखा और मैंने कहा जरा इनका एवरेज बताना। बीचों बीच वाली संख्या देखो, या तो आप पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, एक तरीका, या फिर दूसरी और सेकंड लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, या फिर जो बीच में 2 बची हैं उनको जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आप बीचों बीच वाली संख्या ढूंढने जाएंगे, जैसे यहां तो मिल गई हमें 66, इधर दो इधर दो, तो यहां अगर बीचों बीच वाली संख्या आप कह रहे हो सर 94 बीचों बीच वाली है, कैसे? इधर तो 2 है, इधर 3 है, 94 कैसे बीचों बीच वाली हो गई भैया? आप कह रहे हो सर 95, 95 यहां है, इसके इधर 2 संख्या, इधर 3 संख्या, ये बीचों बीच वाली कैसी हो गई? इसका मतलब है इस सीरीज में जो संख्याएं आपको दी हुई हैं, इनमें से कोई भी संख्या बीचों बीच वाली नहीं है। तो बीचों बीच वाली कहां गई सर फिर? भैया 94 और 95 के बीच। ये तराजू है, आपको तराजू को बिल्कुल कांटे को सीधा रखना है। अगर तराजू का कांटा 94 पे रखोगे ना तो पलड़ा उधर का भारी हो जाएगा, फिर उधर 3 संख्या हो जाएंगी, इधर 2, तो तराजू ऐसे हो जाएगा। तराजू को बिल्कुल बैलेंस रखना है तो हमें 94 और 95 के बीच में रहना पड़ेगा। और 94 और 95 के बिल्कुल बीचों बीच कौन सी संख्या होती है? 94.5। क्या होती है बच्चा? 94.5। वही मेरा सही जवाब है। इनमें से कोई संख्या बीचों बीच नहीं थी, तो इन दोनों के बीच में एवरेज हो जाएगा और इन दोनों के बीच में 94.5। सिंपल। ओके, अब आप तैयार हैं सवालों को करने के लिए? चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, जरा देखेंगे। सवाल है 8 क्रमागत संख्याओं का औसत है 6.5। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत है 6.5। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का एवरेज क्या होगा? अरे भैया, जो क्रमागत संख्याओं का औसत होता है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो।
अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी को जोड़कर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, इसका मतलब है इन दोनों का एवरेज ही तो निकाल रहा हूं मैं। किसी भी क्रमागत में मैं एवरेज कैसे निकालता हूं? सबसे छोटी और सबसे बड़ी को जोड़कर 2 से। पहली संख्या को पकड़ता हूं, लास्ट की को पकड़ता हूं, उनका एवरेज निकालता हूं। इसका मतलब है क्या मैं ये बोल सकता हूं सर कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज होता है, जो क्रमागत संख्याओं का औसत होता है, वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी के औसत के बराबर होता है? कितनी ही बड़ी आपको सीरीज दे दे, कितनी ही सारी आपको संख्या दे दे, उन सभी का एवरेज जो होगा वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी के औसत के बराबर होगा। तो यहां हम कहेंगे 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत हो जाएगा वही जो पूरी सीरीज का एवरेज है। तो सिंपल है, पूरी सीरीज का एवरेज वही होगा। नहीं होगा बच्चा, आप समझो बात को कि भैया मैंने कोई नंबर लिखा यहां पर, सपोज मैंने लिखा ABCDE, ये मैंने लिखा यहां पर, और मैंने कहा इस पूरी सीरीज का एवरेज बता दो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी और सबसे बड़ी को पकड़ो, तो A प्लस E और 2 से डिवाइड कर दो। आपने क्या किया? आपने इन दोनों संख्याओं का औसत ही तो निकाला, दोनों का योग और बटे कितनी संख्या है? 2, और यही एवरेज निकल के आ गया। पूरी सीरीज का एवरेज है ये। तो पूरी सीरीज का एवरेज मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी के औसत के बराबर। ओके, आगे चलते हैं, ये सवाल पे आएंगे जरा। 5 क्रमागत सम संख्या इवन नंबर का माध्य, माध्य मतलब औसत ही होता है, 68 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब यहां पर आपको संख्याएं नहीं दी हुई, केवल एवरेज दे दिया। जरा सोच के बताइए क्या होगा ये। कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्या है। अब क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। क्या होता है क्रमागत का मतलब? लगातार। यानी कि 1 2 3 4 और 5, ये 5 नंबर मैंने यहां पर लिख दिए, 1 2 3 4 और 5। मुझे नहीं पता क्या नंबर होंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर ये क्रमागत है, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है, तो इनका एवरेज बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होगी। तो क्या इधर भी दो संख्या, इधर भी दो संख्या, क्या एवरेज वाली संख्या जो होगी वो ये होगी? बोलो, क्या औसत वाली संख्या जो होगी क्या वो ये संख्या होगी? क्योंकि इधर भी दो, इधर भी दो। आप कहेंगे हाँ जी सर, और एवरेज तो 68 दिया हुआ है। भाई एवरेज तो दिया हुआ है 68, यानी कि ये संख्या जो होगी ये 68 हो जाएगी। और बात अगर कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत की हो रही है, तो 68 के बाद सम संख्या कौन सी आती है? इवन नंबर। आप कहेंगे सर 70, 68 के बाद 70, और 70 के बाद सम संख्या 72। 68 से पहले 66 और 66 से पहले 64। क्या पांचों संख्या आपको मिल चुकी हैं? आपको जस्ट एवरेज पता था, आपने उसको प्लेस किया और सारी संख्याएं निकल के आ गई। उसने कहा सबसे बड़ी संख्या 72, सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 64। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करेंगे जरा। कह रहे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 61। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 61 है, तो इनमें से सबसे छोटी, सबसे पहले ये देखो कितनी संख्या है? 5 है, तो 5 प्लेस बना लो, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस बना लिया आपने। अब सवाल कहता है कि क्रमागत है, क्रमागत है तो एवरेज क्या होगा? बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होगा। अब सवाल कहता है कि भैया एवरेज तो 61 है, तो बीचों बीच वाली संख्या 61 हो जाएगी। अब चूंकि सवाल ने क्रमागत बोला है, तो 61 के बाद विषम ऑड नंबर कौन सा होगा? 63, 63 के बाद 65,
61 से पहले 59 क्या होगा 59, और इससे पहले 57। सवाल क्या कहता है, सबसे छोटी, भैया सबसे छोटी संख्या 57। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा 57। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आएंगे जरा। सवाल है, चार क्रमागत विषम संख्या है ए बी सी डी, इनका एवरेज 14 है, तो ए और डी का गुणनफल क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड डी। चार नंबर उसने बोल दिए, चार नंबर बच्चा उसने बोले हैं, और कहा है कि एवरेज 14 है, तो ए और डी का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। अब आप देखो, चार संख्या बोली है, 1 2 3 और 4, क्रमागत बोली है, तो एवरेज बीचों बीच वाली संख्या होगा। दूसरा, उसने विषम बोली है, तो दो दो का डिफरेंस होगा, ऑड नंबर्स होंगे। और एवरेज जो होता है क्रमागत का बच्चा, वो बीचों बीच वाली संख्या होती है, बिल्कुल बीचों बीच। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब बीचों बीच वाली संख्या ना तो बी हो सकती है ना सी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं इनके दोनों के बीच में ही एवरेज होगा, जो कि हमें 14 दिया हुआ है। इन चारों संख्याओं में से कोई सी भी संख्या 14 नहीं है, कोई सी भी संख्या एवरेज नहीं है, इन दोनों के बीच वाली संख्या ही एवरेज है। अब आप मुझे बताओ, 14 से अगली विषम संख्या, ऑड नंबर नेक्स्ट टू 14 क्या होगी। द ऑड नंबर नेक्स्ट टू 14 क्या है बच्चा, आप कहेंगे सर 14 से अगली विषम संख्या होती है 15, और 15 से अगली विषम विषम संख्या की बात कर रहा हूं तो 17। अब 14 को भूल जाओ, 15 से पहले विषम ऑड नंबर है 13, और इससे पहले है 11। ये चारों संख्या मिल गई आपको, आपको 14 एवरेज दिया हुआ था, चारों संख्याओं में से कोई सी भी संख्या 14 नहीं हो सकती है, इन दोनों के बीच में है। तो 14 से अगली संख्या 15, 15 से अगली 17, 15 से पहली 13, 13 से पहली 11। सवाल कहता है ए और डी का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड डी क्या हो जाएगा, 11 इंटू 17, तो 11 सत्ते 77, 11 एकम 11 7 18, क्या हो जाएगा बच्चा 187, ऑप्शन नंबर डी 187। सही है। चलिए जरा ये सवाल का जवाब बताना मुझे। कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणज, ये वही जो मैंने आपसे पूछा था कि जो पहाड़े होते हैं, जो टेबल होते हैं, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो 3 के प्रथम 9 गुणज का मतलब है कि आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है और 9 बार पढ़ना है, 3 नाम 27 तक। अब आपको लिखना नहीं है, 3 के प्रथम 9 गुणज ऐसे नहीं लिखना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और चले गए 9 गुणज निकालने, नहीं। आपको केवल पहला गुणज और अंतिम गुणज चाहिए, क्योंकि ये तो हमें पता है कि जो इसके प्रथम गुणज होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे, वो क्रमागत होंगे। अब अगर क्रमागत है तो हमें पहला पद और लास्ट का पद चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चाहिए। तो 3 का पहला गुणज क्या होगा, 3 एकम 3, फिर दूसरा गुणज 3 गुणा 2, तीसरा चौथा पांचवा, और ऐसा करते करते सबसे लास्ट का गुणज होगा 3 गुणा 9। तो पहला गुणज मिल गया 3, अंतिम गुणज मिल गया 27। तो एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा, एवरेज हो जाएगा पहला टर्म प्लस लास्ट का टर्म डिवाइड बाई 2, यानी कि 30/2, और आप कहेंगे 15, क्या कहेंगे 15, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। आपको बीच वाले टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है भैया, वो चाहे अब 9 गुणज कहे 900 गुणज कहे। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगूं कि जरा मुझे बताना 11 के प्रथम 18 गुणज,
का एवरेज का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 11, एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 11। तो क्या करेंगे आप, क्या 18 बार 11 की गुणा करके फिर देखेंगे क्या? नहीं, आपको पता है 11 का पहाड़ा 18 बार पढ़ना है, तो पहला गुणज क्या हो गया, 11 एकम 11, दूसरा तीसरा चौथे से मतलब नहीं है, सबसे लास्ट वाले पे आ जाओ, 11 गुणा 18, तो पहला 11 एकम 11, ये आ जाएगा 198 होगा। तो हमें एवरेज निकालना है, तो 11 प्लस 198 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 1209 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, 104.5, कितना आ जाएगा, 104.5। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देता हूं, ऐसा ही है मेरे पास, बताएंगे जरा इसका जवाब। सवाल है 11 के प्रथम 12 गुणज, 11 के प्रथम 12 गुणज, पहला गुणज चाहिए, लास्ट का चाहिए, हो गया एवरेज। तो 11 का पहला गुणज क्या है, 11 गुणा 1, दूसरा तीसरे से मतलब नहीं है, सबसे लास्ट वाले पे आ जाओ, 12वां गुणज हो जाएगा ये, तो 132, 11 एकम 11, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 11 प्लस 132 डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा, 143 डिवाइड बाई 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 71.5, कितना हो जाएगा बच्चा, 71.5। चलें आगे, चलो एक सवाल और देखते हैं, ये सवाल देखना जरा, कह रहा है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, अगर मैं अगली दो संख्या भी शामिल कर लूं तो नया औसत क्या हो जाएगा। इसे पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और फिर इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो पेन मत उठाना, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहले वो क्यों मैं ऐसा होगा उसकी डिटेल में देखते हैं। कह रहा है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, अगली दो संख्या, तो ये क्रमागत संख्या बोली है उसने, ये प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, केवल नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। तो 9 संख्या लिख लो, कोई भी, जरूरी नहीं है प्रथम एक से ही शुरू करना है ना, आपकी मर्जी है, कहीं से भी उठा लो बीच में से, लेकिन वो क्रमागत प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है 1 से ही लेना है। मैं 7 से ले रहा हूं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही लिख लेता हूँ 15, है ना, 9 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 संख्या मैंने लिख ली, ये कहां से आई कैसे आई, मैंने अपनी तरफ से लिखी है, आपकी मर्जी है, आप अपनी तरफ से लिख लो। अब इनका एवरेज होगा बीचों बीच वाली संख्या, यानी कि 4 संख्या इधर 4 इधर, एवरेज हो जाएगा 11, एवरेज क्या हो गया 11। तो क्या मैं इसी को n की वैल्यू कह दूं, सवाल कह रहा है n है एवरेज, 9 संख्याओं का एवरेज n है, तो मैंने कह दिया कि भैया जो एवरेज 11 आया है ना, ये n है। अब कह रहा है अगली दो संख्या भी ले लो, तो 15 से अगली संख्या क्या होती है 16, और 16 से अगली संख्या क्या होती है 17, तो 16 और 17 को भी ले लिया आपने, तो अब नया एवरेज क्या हो जाएगा, पहली संख्या और लास्ट की संख्या डिवाइड बाई 2, तो 7 प्लस 17 डिवाइड बाई 2, यानी कि 24/2, एवरेज क्या हो जाएगा 12। भाई अब अगली दो संख्या अगर मैं ले रहा हूं, मैंने शुरू की 9 संख्या ली, एवरेज आया बीच वाली संख्या 11, उसको n बोल दिया मैंने। सवाल करा अगली दो संख्या भी ले लो, अगली दो यानी कि 15 से अगली 16, 16 से अगली 17। अब मेरी सीरीज 7 से शुरू होगी और 17 तक जाएगी, या तो अब बीचों बीच वाली संख्या ढूंढ लो 12 को, या नहीं भी कर रहे हो तो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, नया एवरेज आ गया 12। अब सवाल कहता है तो नया एवरेज इंक्रीज बाय 2, रिमेन सेम, इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1.5, पुराने एवरेज से कितना ज्यादा होगा, पुराना एवरेज कितना था 11, नया एवरेज 12, तो क्या नया एवरेज इंक्रीज बाय 1 होगा।
पुराने से एक ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अगर आप अगली दो संख्या लेते हो तो एवरेज बढ़ता है एक से। अब इसकी मैं ट्रिक बताता हूं आपको। ट्रिक क्या है बच्चा, कि आप एक बार फिर से सवाल को पढ़ो। आपको दिया गया है, आपको दिया गया है कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का दिया हुआ है, कुछ प्राकृतिक संख्या, कुछ नेचुरल नंबर्स, कुछ नेचुरल नंबर्स का एवरेज आपको दे दिया, सपोज n, एवरेज दे दिया आपको n। अब सवाल कहेगा अगर वो अगली, आपसे कहेगा अगर वो अगली या नेक्स्ट अगली, मान लो आपसे कहेगा x संख्या, अगली x संख्या और ले ले, और ले, अगली और संख्या और सम्मिलित कर ले, इंक्लूड कर ले, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, नया एवरेज। तो याद रखना बच्चे, नया एवरेज हो जाएगा। पुराने एवरेज में जोड़ना है क्या, x का आधा, x का आधा, पुराने एवरेज में जोड़ना है x का आधा। जितनी वो संख्या जोड़ रहा है ना, उस संख्या का आधा कर दो, एवरेज उतना प्लस हो जाएगा। अब जैसे उसने कहा कि 9 क्रमागत का एवरेज n है, अगली दो संख्या और ले ले तो एवरेज कितना इंक्रीज हो जाएगा, अगली संख्या x और डिवाइड बाई 2, तो 2/2, यानी कि एवरेज जो है वो +1 हो जाएगा। पुराना एवरेज अगर n है, नया हो जाएगा n+1, यानी कि इंक्रीज बाई 1। मान लो अगर क्वेश्चन में आपसे कहता, मान लो अगर क्वेश्चन में आपसे कहता कि अगली 10 संख्या, सपोज अगर वो कहता अगली 10 संख्या और ले लो, अगली 10 संख्या, तो आपका नया एवरेज कितने से इंक्रीज हो जाता। अगर वो ये कहता अगली 10, नेक्स्ट 10 नंबर्स और ले लो, तो आप कहेंगे सर प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज n, अगली 10 संख्या लेता तो एवरेज हमारा 10/2, यानी कि एवरेज हमारा 5 बढ़ जाता। एवरेज कितना इंक्रीज हो जाता, एवरेज हमारा 5 इंक्रीज हो जाता। अगर वो कम करने को कहेगा तो उतना ही कम हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करके। बढ़ाने को कहेगा बढ़ जाएगा, कम करने को कहेगा तो कम हो जाएगा। ये तो केवल प्राकृतिक संख्याओं की बात है। अगर वो सम प्राकृतिक या विषम प्राकृतिक, इवन नेचुरल या ऑड नेचुरल कहेगा तो क्या करें, उस केस में ये n/2 नहीं लगेगा। जैसे ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा 5 क्रमागत विषम, विषम संख्याओं का एवरेज है कि यदि अगली 3 विषम संख्या भी मैं सम्मिलित कर लूं तो नया एवरेज पुराने वाले से कितना बढ़ जाएगा, पुराने वाले से कितना ज्यादा हो जाएगा नया एवरेज, बताएंगे जरा। अब यहां n/2 मत करना, कभी 1.5 कहने लग जाओ, क्योंकि ये सम प्राकृतिक और विषम प्राकृतिक का केस अलग है। इसको एग्जाम्पल से मैं आपको कराता हूं। तो 5 विषम लगातार संख्या मान लो, कुछ भी ले लो, 5, 7, 9, 11, 13, ये मैंने 5 संख्या ले ली, कुछ भी आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी ले लो, 5 ले लो। इनका एवरेज क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या, और उसने एवरेज बोला है के, तो के की वैल्यू हो जाएगी 9। सवाल कह रहा है अगली 3 विषम संख्या भी ले लो, 13 से अगली 15, फिर 17 और फिर 19, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा, अब एवरेज हो जाएगा पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड बाई 2, 19 और 5 24/2, दैट इज 12। तो नया एवरेज कितना हो गया 12। अब आप एक चीज चेक करो कितने से बढ़ा है, पहले था 9, अब हो गया 12, तो भैया एवरेज कितना बढ़ गया, +3, एवरेज कितना बढ़ गया, +3। यानी कि अगर सम प्राकृतिक या विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात करेगा, लगातार क्रमागत का केस, चाहे ऑड चाहे इवन, जितनी संख्या जोड़ेगा एवरेज भी उतने से ही बढ़ेगा,
कोई डिवाइड बाई 2 नहीं करना। जितनी वो संख्या जोड़ेगा एवरेज भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, अगर वो ऑड या इवन क्रमागत संख्या कहेगा। लेकिन अगर वो कहेगा केवल नेचुरल, केवल प्राकृतिक संख्या, ऑड या इवन, सम या विषम नहीं लिखेगा, तो जितनी संख्या जोड़ेगा डिवाइड बाई 2, जितनी संख्या जोड़ेगा उसका आधा। ठीक है, सम या विषम के केस में जितनी संख्या उसने अगली 3 संख्या सम्मिलित करी, एवरेज भी 3 प्लस हो गया। अगर वो अगली 50 संख्या इंक्लूड करेगा, एवरेज भी प्लस 50 हो जाएगा। लेकिन किस केस में, चाहे विषम क्रमागत चाहे सम क्रमागत, दोनों के केस में जितनी संख्या वो आगे इंक्लूड कर रहा है, सम्मिलित कर रहा है, एवरेज भी उतने से ही प्लस होना है। एक गड़बड़ मत कर देना एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो। ओके, चलिए, दोनों केस में सम के या इवन के केस में भी सेम है, जितनी संख्या जोड़ेगा एवरेज भी उतना ही बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीजें क्लियर हैं। अब मैं आपको कराता हूं बच्चा कुछ क्रिकेट वाले सवाल, क्रिकेट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन। एक एवरेज की क्लास मैंने कराई है आपको रामबाण सीरीज में, शायद कल परसों ही कराई थी वो, कल तो नहीं उससे पहले वाले में कराई थी। कल तो ट्रेन वाले क्वेश्चन किए थे, उससे पहले वाली एवरेज डेविएशन मेथड जो मैंने बोला था, वो वाला टॉपिक आपका बचा हुआ है अभी। यस, वो टॉपिक आपका बचा हुआ है, तो उसे कर लें आप लोग, कल की क्लास में हम उसे ही करेंगे। ओके, चलो अब चलते हैं कुछ क्रिकेट वाले क्वेश्चन के पास। सबसे पहले क्रिकेट में अगर मैं जाऊं तो एक होता है बैटिंग औसत। क्या होता है? बैटिंग औसत, बैटिंग, बल्लेबाजी, बैटिंग एवरेज, इसको क्या कहते हैं? बल्लेबाजी औसत। कोई बताएगा मुझे क्या होता है बल्लेबाजी औसत? क्या होता है भाई? बल्लेबाज, जिन्हें क्रिकेट की थोड़ी नॉलेज कम है उनके लिए मैं कह रहा हूं, जिनको पता है कोई टेंशन नहीं है। बल्लेबाजी औसत की अगर मैं बात करूं तो बल्लेबाजी औसत होता है बच्चा, कोई भी खिलाड़ी कितने रन प्रति मैच, कितने रन प्रति मैच बनाता है, कितने रन प्रति मैच बनाता है, वो होता है उसका बल्लेबाजी औसत। क्या होता है बच्चा? उसका बल्लेबाजी औसत, यानी कि बैटिंग एवरेज। हाँ, वही एग्जिट एंट्री वाला ही। ठीक है, जिस रफ्तार से बल्लेबाज रन बनाते हैं, हाँ रफ्तार नहीं, मतलब रन प्रति मैच। अगर मैं कहूं तो रन प्रति मैच, एक मैच में उसने कितने रन बनाए, औसतन, औसतन एक मैच में कितने रन बनाए, वो होता है उसका बैटिंग। भाई हो सकता है किसी मैच में उसने 100 रन बनाए हो, किसी में 70 रह गए हो, तीसरे में 50 रह गए हो, चौथे में 150 बना दियो, पांचवें में 0 पे आउट हो गया हो, तो उसका एवरेज क्या होगा? सभी रन को जोड़कर जितने मैच खेले हैं उससे डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा उसका बैटिंग औसत। ये वही एवरेज है जो नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है। तो चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन बैटिंग एवरेज के। तो पहला क्वेश्चन है, वही योग मेथड से करेंगे, वही योग मेथड से। कह रहा क्रिकेट की 10 पारी में एक बल्लेबाज द्वारा बनाया गया औसत 43 है, 10 पारी में एवरेज। अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 3 बढ़ जाए, ताकि उसका औसत 3 बढ़ जाए? बोलिए। 10 पारी का एवरेज 43 है, अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका एवरेज 3 रन बढ़ जाए? सबसे पहले 10 पारी का योग बता दो, 10 पारी का योग सम कितना है? तो आप कहेंगे सर 10 पारी का एवरेज अगर 43 है तो 10 पारी का योग हो जाएगा 430। भाई 10 पारी का सम कितना हो जाएगा? 430। यस,
सवाल कहता है कि अगर उसने अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका एवरेज 3 बढ़ जाए। आपको पता है 10 पारी का एवरेज अगर 43 है तो 10 पारी के टोटल रन हो गए 430। ये 430 रन उसने टोटल 10 पारियों में बनाए हैं। अगली पारी में कितने रन बनाएगा हमें नहीं पता। मैंने मान लिया अगली पारी में उसने आर रन बनाए हैं। कितने आर? तो ये टोटल रन कितनी पारी के हो गए? तो ये 430 तो 10 पारी के रन हैं और एक पारी के रन उसने आर बनाए हैं, तो टोटल 11 पारी के रन हो गए। 10 पारी ये और एक ये, तो बराबर टोटल 11 पारी है। और 11 पारी का एवरेज कितना हो गया? कह रहा 3 बढ़ गया। तो पहले एवरेज कितना था? 43 और नया एवरेज कितना हो गया? 46। तो 11 पारी का एवरेज अगर 46 है तो 11 पारी का योग कितना हो जाएगा? 11 गुणा 46। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जरा सामने देखना। सवाल कहता है 10 पारी का औसत 43 है, तो 10 का योग कितना हो जाएगा? 10 गुणा 43। कह रहा है अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि नया औसत 3 बढ़ जाए। मुझे नहीं पता कितने रन बनाए अगली पारी में, आर मान लिए। तो 430 प्लस आर, 11 पारी के रन हो गए, एक तरफ रख दो। दूसरी तरफ 11 पारी के रन मैं किसी और तरीके से निकाल रहा हूं। पारी है 11, भाई 10 पहले थी, एक और खेली 11, और 11 पारी का औसत कितना हो गया? 43 और 3 बढ़ गया 46। तो एक तरफ 11 को 46 से गुणा कर दो, औसत को संख्या से गुणा कर दो, तो ये भी आपका 11 पारी का रन हो गया और ये भी 11 पारी के रन है। दोनों को बराबर कर दिया, आर की वैल्यू निकाल लो। 46 से कम 46, 46 से कम 46 और 4 50, तो 506 माइनस 430 कितना आएगा? 76। तो यानी कि उस पारी में उसने 76 रन बनाए होंगे, 76। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। जरा देखिए बच्चा सवाल को। सवाल है क्रिकेटर का 9 पारी का औसत 30 रन है, 10वीं पारी में वह कुछ रन बनाता है, हमें नहीं पता, तो उसका औसत बढ़ के 31 हो जाता है। अब नया औसत 31 है, पिछले में उसने बोला 3 बढ़ गया, तो हमने नया औसत लिखा। 43 पुराना था, नया हो गया 46। इसमें उसने बोला है नया, पुराना 30 था, नया 31 हो गया। कितने से बढ़ा वो नहीं, दे ही दिया नया औसत। अगर वो ये कहता कि उसका नया औसत 1 रन बढ़ गया, तो फिर तब मैं कहता 30 और 1 31। उसने आपका काम और आसान कर दिया। आसान क्या, लिख दिया बस। भाई 9 पारी का औसत अगर 30 है तो 9 का योग कितना हो जाएगा? 270। यानी कि 9 पारी में उसने टोटल 270 रन बनाए। 10वीं पारी में हमें नहीं पता, हमने मान लिया आर। तो ये हो गए टोटल 10 पारी के रन। अब मैं 10 पारी के रन कुछ और तरीके से निकालता हूं। पारी है 10 और 10 पारी का एवरेज 31 हो गया, तो 10 पारी के रन कितने हो जाएंगे? 10 गुणा 31। इस तरफ भी 10 पारी के रन है, इस तरफ भी 10 पारी के रन है, दोनों को बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा 310 माइनस 270, यानी कि 10वीं पारी में मेरे भाई उसने 40 रन बनाए होंगे। ऑप्शन नंबर डी। कितने रन बनाए हैं उसने 10वीं पारी में? 40 रन बनाए हैं। तो सिंपल, बताइए इसका जवाब। सवाल है एक क्रिकेटर का 20 मैच का एवरेज 40 है, 20 मैच का एवरेज। सवाल कहता है कि यदि एक मैच में उसका सर्वोच्च 78 है तो बचे हुए 19 का एवरेज। यार ये तो बड़ा सिंपल हो गया। भाई 20 मैच का एवरेज अगर 40 है तो 20 मैच का योग, औसत को हमेशा संख्या से गुणा कर दो, योग आ जाएगा। तो 20 मैच में उसने टोटल 800 रन बनाए। अब कह रहा है एक मैच में सर्वोच्च 78 रन है, एक मैच में हाईएस्ट उसका 78 है। तो अगर मैं इस 78 को हटा दूं तो 19 मैच का योग कितना हो जाएगा? 19 का सम। तो आप कहेंगे सर 800 टोटल है, उसमें से 78 माइनस कर दो। जो एक मैच में उसने रन बनाए हैं ना 78, वो माइनस कर दो, 19 पारी के रन आपको मिल जाएंगे। आप कहेंगे सर ये आएगा 722। हाँ, कितना आएगा? 722।
ये 722 जो है ये 19 पारी का सम है, 19 पारी का योग है ना। अब कह रहा है 19 पारी का एवरेज कितना हो जाएगा। 19 पारी का एवरेज हो जाएगा 722 बटा 19। 19 तिया 57, 19 अट्ठे 152। भैया एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 38। ये 19 पारी का योग है 38। ओके, चलूं आगे। बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है यार ये तो। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी कुल 9 पारी खेलता है, कुल 9 पारी। 10वीं तथा 11वीं पारी में उसके कुल 108 रन है, दोनों 10वीं और 11वीं में। 9 का एवरेज क्या है उसने नहीं दिया। 10वीं और 11वीं में टोटल 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत स्कोर 12 घट गया। पुराना क्या औसत था नहीं दिया हुआ, लेकिन नया औसत 12 घट गया। कह रहा है बताओ कुल 11 पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। भाई एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 9 पारी खेली। अब 9 का एवरेज हमें नहीं पता कितना है, तो मैं मान लूंगा कि 9 पारी का एवरेज, 9 पारी का औसत कुछ मान लो अपनी तरफ से। 9 पारी का औसत मान लो ए, कि भैया 9 पारी है उनका एवरेज ए रहा होगा। अगर 9 पारी का एवरेज है ए, तो क्या आप मुझे बता सकते हो 9 पारी का योग कितना हो जाएगा। 9a। आपने औसत को संख्या से गुणा कर दिया, तो 9 पारी का सम कितना हो गया 9a। अब सवाल कहता है कि 10वीं और 11वीं दो पारी में उसने टोटल 108 रन बनाए, तो 9 पारी का योग 9a, उसमें 108 जोड़ दो। पारी कितनी हो गई अब भाई, 9 पारी तो ये थी, दो पारी ये हो गई, पारी हो गई 11। पारी कितनी हो गई 11। कह रहा 11 पारी में अब उसका एवरेज 12 घट गया, यानी कि पुराना एवरेज अगर ए था तो घट के कितना हो गया ए माइनस 12। तो 11 पारी का योग ये, और 9 प्लस 2 पारी, इधर भी 11 पारी का योग, इधर भी 11 पारी का योग, बराबर करके ए की वैल्यू निकाल दो। आप कहोगे सर 9a प्लस 108 बराबर 11a माइनस 132। ये 132 इधर आ जाएगा, 9a 11 में से घटेगा 2a। 132 और 108 कितना होता है 240, तो 2 से कटेगा 120 बार, यानी कि a की वैल्यू आ गई 120। तो a की वैल्यू 120 है। बच्चे अगर वो आपसे ये कहता कि 9 पारी का कितने रन बनाए हैं, 9 पारी में कितने रन बनाए हैं, तो आपका जवाब होता a की वैल्यू 120 आ गई, केवल 9a, केवल 9a। उसने क्या पूछा है कि कुल 11 पारी में कितने रन बनाए हैं, कुल 11। तो आप या तो ए की वैल्यू इधर रख दो, ये भी 11 पारी के रन है, या फिर ए की वैल्यू यहां रख दो, ये भी 11 पारी के रन है। किसी भी तरफ से आप रखकर निकाल सकते हैं, यहां रख दो। 11 गुणा 120 माइनस 12, तो कितना आएगा 11 गुणा 108, तो 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, तो टोटल 11 पारी के रन कितने हैं उसके, डबल वन डबल वेट। तो सिंपल। 132 कहां से आया, कौन सा 132, ये वाला। अरे 11 की ए में गुणा करी ये आ गया, 11 की 12 में गुणा करोगे 132 आएगा। 11 कहां से आया, 11 पारी है टोटल, टोटल 11 पारी है। 9 पारी तो उसने पहले खेली, और प्लस जो दो पारी है 10वीं और 11वीं, दो पारी में 108 रन हो गए, तो 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 पारी हो गई। तो 11 पारी का एवरेज 12 घट गया, तो पुराना ए था तो नया हो गया ए माइनस 12। और योग कितना हो जाएगा, औसत को संख्या से गुणा कर दिया। 132 11 के बारे में गुणा करके आया है। ओके, अच्छा सवाल है ये। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारी का एवरेज है
50। 40 पारी का एवरेज कितना है? 50। अब कहता है कि उसका उच्चतम और न्यूनतम रन से 172 रन ज्यादा है। कह रहा है अगर मैं इन दोनों पारियों को हटा दूं तो बची हुई 38 पारी का एवरेज 48 हो जाएगा। बताइए उसका उच्चतम स्कोर क्या है। आप एक बात बताओ, मान लो आप एक क्रिकेटर हो और आपने कुछ मैच खेले। सपोज दैट ऐसा फील करो आपने 10 मैच खेले होंगे। अब 10 मैच में आपने अलग अलग रन बनाए हैं। किसी एक मैच में आपका हाईएस्ट रहा होगा और किसी एक मैच में आपका लोएस्ट रहा होगा। फील करना इस बात को, किसी एक में हाईएस्ट और किसी एक में लोएस्ट। टोटल 10 मैच हैं। अब कह रहा है जो हाईएस्ट है ना और जो लोएस्ट है, इन दोनों का डिफरेंस 172 है। सपोज दैट हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस 172। आप पढ़ो, कह रहा है उच्चतम रन न्यूनतम रन से 172 ज्यादा है। तो उच्चतम को मैं हाईएस्ट मान लूं और न्यूनतम को मैं लोएस्ट यानी कि एल मान लूं। तो हाईएस्ट में से अगर मैं लोएस्ट घटाता हूं तो क्या मिलेगा बच्चा? 172 मिलेगा। हाईएस्ट रन में से अगर आप लोएस्ट माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा? 172। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, ये मैंने साइड रख दिया। अब कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों पारियों को हटा दूं, कौन कौन सी? हाईएस्ट और लोएस्ट। तो कितनी पारी हटा दिया आपने? 2। तो पारी पहले कितनी थी? 40। अब कितनी बचेंगी? केवल 38। 2 पारी आपने हटा दी, हाईएस्ट और लोएस्ट। कह रहा है कि जो पहले 40 पारी का एवरेज 50 था ना, अब 38 का एवरेज 48 बचेगा। जरा मुझे बताना 40 का योग, 40 पारी का योग कितना है? 40 गुणा 50 यानी कि 2000। जरा मुझे बताना जो 2 पारी आपने हटा दी उनको हटाकर 38 का एवरेज कितना बचेगा? आप कहेंगे 38 गुणा 48। संख्या को औसत से गुणा कर दिया, 38 का और हो जाएगा आपका 48। तो जरा मल्टीप्लाई करना भाई, कितना आएगा? 48 को 38 से गुणा कर दो यार। 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32 और 6 38। 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 2 14, 4 2 4 3 7 और 1 8, 1824 आ गया। अब एक चीज बताओ मुझे कि 40 पारी का योग था 2000 और 2 पारी आपने हटा दी हाईएस्ट और लोएस्ट, बची कितनी? केवल 38। उनका योग आया है 1824। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि वो 2 पारी जो हटी हैं उनका योग कितना है, भाई 40 का योग इतना, 38 का योग इतना, तो 2 पारी जो हटी है कौन कौन सी? हाईएस्ट और लोएस्ट। अगर मुझे उनका योग पता करना है तो 2000 में से 1824 माइनस कर दो तो आपका जवाब आएगा सर 176। कितना आएगा बच्चा? इन दोनों पारियों का योग जो हटी है उन दोनों का योग कितना है? उन दोनों का योग है 176। आपने 40 के योग 2000 में से आपने 38 का योग 1824 माइनस कर दिया तो वो 2 पारी का टोटल निकल के आ गया 176। और ये डिफरेंस तो सवाल में ही दिया हुआ था हमें, 172। भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी हो तो ए और बी की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते हम? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मुझे एच की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को जोड़ूंगा और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 6 और 2 8, 7 7 14, 348/2 यानी कि 174। अगर मुझे लोएस्ट एल निकालना हो जिसके साथ प्लस माइनस लगा हुआ है तो बड़े में से छोटा माइनस करो और 2 से डिवाइड कर दो यानी कि 4/2, ये आ गया 2। लोएस्ट है 2, हाईएस्ट है 174। उसने हाईएस्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। ओके, उसने क्या पूछा है? हाईएस्ट पूछा है। चलो ठीक है, एंड करते हैं अब यहीं पे। ओके, अब क्या है आपका, एक तो कुछ मिसलेनियस बचा हुआ, जो बॉलिंग एवरेज है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आप कहोगे तो 1 2 क्वेश्चन मैं आपको मिसलेनियस में करा दूंगा। ओके, हम चीजें फोकस्ड चीजों पर चल रहे हैं, बॉलिंग एवरेज इज नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट। मिसलेनियस में करा दूंगा फिर भी 1 2 क्वेश्चन आपको मैं। तो कल हम जो पढ़ेंगे वो हमारा एक तो डेविएशन वाला जो मैंने आपको रामबाण में भी कराया है,
और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। तो कल की क्लास में ये रहेगा, और कल क्या है, सैटरडे है, ठीक है। बात करते हैं कल कि संडे में क्लास करें या ना करें, कल डिसाइड करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।